जोहो ने $1 बिलियन एनुअल रेवेन्यू का फिगर टच कर लिया है। आज श्रीधर वेम्बू ने इस बात की घोषणा की है और ये एक सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि श्रीधर वेम्बू और गिरीश मातृभूतम जैसे लोगों ने जितना किया है भारत के लिए, बहुत कम लोग आज वैश्विक स्तर पर इतना कर रहे हैं जितना ये लोग कर रहे हैं। सैस इंडस्ट्री, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई थी इस साल, उसके अनुसार 2030 तक भारत की सैस इंडस्ट्री जो है वो करीब 50 से 70 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है, 20 गुना बढ़ने वाली है। और इसका मतलब ये होता है कि आज जैसे 2 से 4% ग्लोबल मार्केट का शेयर है सैस का, इंडियन सैस का, तो हम 8 से 10% तक हम ग्लोबल मार्केट हमारा हो जाएगा इंडियन सैस इंडस्ट्री का। इसका मतलब सीधे तरीके से ये है कि आने वाले समय में हम सैस लीडर हो सकते हैं विश्व के, और हम केवल अब सर्विस देने वाले अब देश नहीं हैं, बल्कि हम एक प्रोडक्ट कंट्री बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतना ऐतिहासिक मौका है कि एक बूट स्ट्रैप कंपनी जोहो, उसने $1 बिलियन रेवेन्यू का फिगर टच किया है। श्रीधर वेम्बू से कई बातें सीखी जा सकती है, और एक उसमें से एक महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को सोचनी चाहिए, जो कहते हैं श्रीधर वेम्बू अपने इंटरव्यूज में पिछले कई सालों से, कि हम जब हमारे यहाँ जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जब सॉल्यूशंस बनाती है तो हम लंदन और सैन फ्रांसिस्को के लिए बनाते हैं। हमें अपने देश के लिए सॉल्यूशंस बनाने की ज़रूरत है, कानपुर के लिए बनाने की ज़रूरत है, अहमदाबाद के लिए बनाने की ज़रूरत है, कन्नौर के लिए बनाने की ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात को जोहो ने अपनी प्रैक्टिस में भी दिखाया है। मैं यहाँ जोहो की बात नहीं कर रहा हूँ और फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक नई ऑप्टिमिज्म सैस में इन दो प्लेयर्स ने, क्योंकि दे आर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ इंडियन सैस सक्सेस, और आगे कई लोग फ्रेशर्स और जोहो की तरफ पे कई ऐसे प्लेयर्स आएंगे, आ ही रहे हैं, कई ऐसे नाम हैं आज। तो उसमें एक श्रीधर वेम्बू ने जो एक शुरुआत की है इस दिशा में, दैट इज रिमार्केबल। क्योंकि ये पैंडेमिक के बहुत पहले तेनकासी नाम के एक छोटे से तमिलनाडु के गांव से श्रीधर वेम्बू जोहो को चला रहे हैं। और ये केवल फोटो ऑप्स नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सोच है। श्रीधर वेम्बू का लाइफस्टाइल भी अगर आपने फॉलो किया होगा तो कोई मर्सिडीज में नहीं चलते, वो साइकिल से ही गांव में चलते हैं। और ये पैंडेमिक से जो रिलोकेशन हुआ है, वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत भले हुई हो कई कंपनीज में, लेकिन जोहो इस बात को बहुत पहले से फॉलो कर रही है। उनकी सोच थी अपनी कि शहर में अब हम उतना दबाव नहीं डाल सकते। यूएन की रिपोर्ट आई है कि 2035 तक हम 675 मिलियन हमारे मेट्रो सिटीज में पॉपुलेशन की, कौन सा शहर लोड सहन कर सकता है इतना लोड जो आ जाए। तो उसका असर हमें अलग अलग तरीके से दिखता है। कभी हम सोचते थे कि बैंगलोर तो 1100 फीट ऊपर है सी लेवल के, यहाँ तो कभी बाढ़ नहीं आ सकती। अब बैंगलोर में आज क्या हुआ था 2 महीने पहले, और उस जगह पे ही हुआ था जहाँ पे बड़े बड़े आईटी पार्क्स बने हैं, क्योंकि लेक्स को कवर करके उसके बाद सभी बिल्डर्स ने रूल्स तोड़ा है और वहाँ पे बड़े बड़े आईटी पार्क्स आ गए। जो साउथ ईस्ट बैंगलोर वाला जो एरिया है, शायद वो अधिक प्रभावित हुआ था इसकी वजह से। वाइट फील्ड से जो आउटर रिंग रोड, वो जो एरिया है, मान्यता टेक पार्क भी फ्लडेड हो गया था। अगर आपने बैंगलोर में काम किया है, आपके कोई मित्र काम करते हो जानते हैं, मान्यता टेक पार्क का एक अलग ही नाम है। तो केवल वो एरिया जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन थी, बाकी जो ओल्ड बैंगलोर है वहाँ नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से समस्याएं दिखने लगी है शहर में, जवाब दे देता है शहर। मुंबई की बात कीजिए, मुंबई मैं कहता हूँ कि पूरा शहर एक टिपिंग पॉइंट पे खड़ा है। किसी भी समय एक र्यूमर भी फैल जाए तो उसमें भगदड़ मच जाएगी, और कोई सिस्टम, कोई तंत्र कुछ काम नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ सालों पहले मुंबई में मैंने देखा था, एल्फिंस्टन रोड में एक भयानक हादसा हुआ था। आज भी हम बहुत ही वल्नरेबल हैं मुंबई में। आप दादर स्टेशन की हालत देखिए, अंधेरी स्टेशन की हालत देखिए, इतने लोड में, इतनी भीड़ में कोई तंत्र, कोई सिस्टम कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंगलोर, चेन्नई, और चेन्नई में भी अभी 2-3 साल पहले प्रॉब्लम हुआ था, वाटर प्रॉब्लम चेन्नई में होने वाला है। आने वाले 5 से 10 सालों में जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, उसमें जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होने वाली है, ये हम अभी शायद ये समझ नहीं रहे कि कितना गंभीर ये विषय होने वाला है आने वाले समय में। तो समय रहते हम सचेत हो जाएं और डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ें। ये जो लोड है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये 4 महानगर, और यहाँ पे ही सॉफ्टवेयर आईटी पार्क्स बनेंगे, यहाँ पे ही सभी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स होंगे, ये ऑब्सेशन हमें छोड़ना चाहिए।
तो तभी हम सही मायने में हम एक तो इन 4 शहरों को भी बचा सकते हैं, और भारत के भी अलग अलग जो जो छोटे छोटे शहर हैं उसका हम सही मायने में हम उनका पार्टिसिपेशन देख सकते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट में। और इस बात को एक पुख्ता तरीके से जोहो ने, श्रीधर वेम्बू ने दिखाया है करके। तेनकासी एक बहुत छोटा सा विलेज है, मैं गया हूँ वहाँ पे, और वहाँ से वो उन्होंने चला कर दिखाया है जोहो को कि दिस इज पॉसिबल। इसे श्रीधर वेम्बू एक इंटरेस्टिंग शब्द कहते हैं टॉप सॉइल रिस्टोरेशन। तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से छोटे छोटे गांवों से जो टैलेंट्स निकल के बाहर चले जाते हैं और ड्रेन हो जाता है वो ब्रेन, तो ये जो टॉप सॉइल है वो इरोजन हो जाता है। तो अब वो जो ये कर रहे हैं कि तेनकासी का जो प्रयोग है उनका, वो टॉप सॉइल को रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े शहर में आज जो लोग रहते हैं, अगर वो तैयार हैं और वो माइग्रेट करना चाहते हैं छोटे शहर में, अपने गाँव में, तो वो वापस जो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं वो अपने छोटे गाँव में, वो टॉप सॉइल रिस्टोरेशन है। क्योंकि वो बहुत नए नए इनोवेशन लेकर आएंगे और उस गांव की भी तस्वीर बदल देंगे जहाँ वो जा रहे हैं। तो इससे दोनों तरीके से इससे फायदे हैं हमारे। इसलिए ये जो उनका मॉडल है, ये अद्भुत मॉडल है। और मुझे लगता है कि ये जोहो की जो सक्सेस स्टोरी है कि आज उन्होंने एक ये ऐतिहासिक आंकड़ा इसे टच किया है, इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। श्रीधर वेम्बू जैसे लोग को पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में वो नहीं आना चाहे, फिर भी हम लोगों को उनसे आग्रह करनी चाहिए कि आपके नॉलेज की आवश्यकता हमें है, इन्हें सुनने की ज़रूरत है। पिछले साल उन्हें हमने वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। लेकिन ये जो वो कहते आए हैं अलग अलग मंच पे, उनकी बातों को अगर आप इंटरव्यूज़ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हम शायद अपनी कंट्री के ऐसे ऐसे क्रीम ब्रेन्स को हम सही तरीके से टैप नहीं कर पाते। तो खैर, ये एक जोहो का जो आज का जो अचीवमेंट है, ये सेलिब्रेशन का इसलिए है क्योंकि हमने क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स को बहुत सेलिब्रेट कर लिया। अब समय आ गया है कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो सही मायने में भारत की टर्न अराउंड स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उतना ही बड़ा इन्हें सेलिब्रिटी और इन्हें रोल मॉडल मानना चाहिए जितना कि हम और आप मानते हैं फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स को। वो भी ठीक है, कला के क्षेत्र में वो हैं, लेकिन इनका योगदान भी है, उनसे कहीं ज़्यादा है। तो ये एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि श्रीधर वेम्बू का जो एक लाइफ है, करियर, उनका जो स्पैन है, आप उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने एक बात तो पहले दिन से ये रखा था कि वो बूट स्ट्रैप के माध्यम से ही जो उन्होंने खड़ा किया है। और आप उस प्रोडक्ट की बात करें, मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है, मैं जानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तभी नाम है दुनिया में। और आने वाले समय में जो सैस की हिस्ट्री लिखी जाएगी, इंडियन सैस इज गोइंग टू कैप्चर द होल वर्ल्ड। आप देखेंगे आने वाले समय में सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट नहीं है कि 50 से 70 बिलियन डॉलर का मार्केट होने जा रहा है। आने वाले समय में विश्व के जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि सैस हब इंडिया ही बनने वाला है। तो ये सैस हब एक तरफ हम बनाने की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ये ऑब्सेशन जारी है। बेंगलोर में ही, मुंबई में ही, दिल्ली में ही, चेन्नई में ही, कोलकाता में ही हम अपने सारे जो हेड ऑफिस होंगे, हम फिर एक रियल एस्टेट का स्पेस लेंगे। और उस कंपल्सन के कारण ये सब प्रॉब्लम होता है जो बेंगलोर में हुआ कि लेक्स को भर के आपको नए नए IT पार्क्स बनाने पड़ते हैं। तो ये समस्या वही है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि कोई हमारे शहर जो है इस तरीके से करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन झेलने के लिए तैयार नहीं थे। लोड, ये जिसे आप क्लासिकल मैथोजियन प्रॉब्लम कहते हैं, ये वही है कि लैंड इज फिक्स्ड एंड द लोड ऑन द लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंक्रीजिंग इन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो इसलिए समय रहते हमें संभलना पड़ेगा। और जो मॉडल है उनका टॉप सॉइल रिस्टोरेशन का, जो तेनकासी से उन्होंने करके दिखाया है, इस मॉडल को हमें रेप्लिकेट करना पड़ेगा, सैस पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके पास एक सक्सेस स्टोरी भी है, जोहो की है, फ्रेशवर्क्स की है, पहली कंपनी इंडिया की जो सैस कंपनी, वो नैस्डैक में बेल रिंग किया उन्होंने, IPO आपने सुना होगा। तो ये लोग सही मायने में रोल मॉडल्स हैं हमारे। और हमें एक बात पे ज़रूर इस बात पे सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से हम डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में आगे बढ़े। तो आपको श्रीधर वेम्बू और गिरीश माथुर गौतम जैसे लोग
किस तरीके से इंस्पायर करते हैं, ये आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे ये दोनों बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों ने जो काम किया है हमारे देश के लिए वर्ल्ड लेवल पे, वो एक अद्भुत अद्भुत काम किया है। और सही मायने में इन दोनों की वजह से हम सर्विस नेशन से अब हम प्रोडक्ट नेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हमारे पास एडवांटेज है, आईटी सेक्टर में 4-5 दशकों का हमारे पास एडवांटेज है। और अब एक इच्छा शक्ति भी है, अब एक विल पावर भी है, क्योंकि अब हमारे पास सक्सेस मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं हमारे पास इन कंपनीज की जैसी। इससे अब हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो लेट्स होप कि कंपनीज लाइक फ्रेशवर्क्स, ज़ोहो एंड देयर आर मेनी मोर, तो ये दे कंटिन्यू टू डू वेल बिकॉज दिस इज इन आवर इंटरेस्ट। और इनके सक्सेस से हम क्या सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं इसमें हम सीख सकते हैं, वो हमें उस पर हमें सोचना चाहिए। और मैं जैसे समझता हूँ एक सबसे बड़ी सीख जो हम ले सकते हैं, गिरीश माथुर ने एक बिलीफ इंस्टिल किया है हमारे देश में कि हम प्रोडक्ट नेशन बन सकते हैं और हम बनेंगे। और काफ़ी उनका इसमें योगदान है। और उसी तरीके से श्रीधर वेम्बू ने भी एक मॉडल प्रूव करके दिखाया है, इट कैन वर्क। पैंडेमिक से पहले से तिनका सिंह निश्चित काम कर रहे हैं। तो क्या हम छोटे छोटे भारत के अलग अलग प्रांत से हम क्यों नहीं, जब सैस में हम लीडर बनने वाले हैं, तो हम उस टेक का यूज़ करके हम कंट्री साइड से काम क्यों नहीं कर सकते। मैं सतारा से काम क्यों नहीं कर सकता, मुझे चंडीगढ़ आने की ज़रूरत क्यों है, मैं गुरदासपुर से काम क्यों नहीं कर सकता पंजाब में, मैं हिमाचल में किसी छोटे गांव से मध्योग से काम क्यों नहीं कर सकता, मुझे दिल्ली आने की गुरुग्राम आने की ज़रूरत क्यों है, मैं क्यों नहीं भिवानी से काम क्यों नहीं कर सकता। तो ये बिलीफ हमें लानी पड़ेगी और समय आ गया है कि हम इस विषय में सोचें।